हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने आई डिजीज से रिलेटेड जितनी भी मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज थी या डिसऑर्डर थे उनके बारे में बात की थी, यानी कि कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे फ्रेंड ईयर से रिलेटेड डिजीज या डिसऑर्डर या कान से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड। क्लास को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? अपने दोस्तों को भेजो, लाइक कर दिया करो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे जैसे मैं क्लास डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कान से रिलेटेड या ईयर से रिलेटेड डिसऑर्डर या डिजीज। कान से रिलेटेड डिजीज को स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट लूंगा, मैं 5 मिनट से भी कम लूंगा। थोड़ा सा हम कान के बारे में जान लेते हैं। वैसे मैंने डिटेल में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाली क्लास में समझाया हुआ है। आप जो मेरा प्ले लिस्ट है द स्पेशल सेंसेस, उसमें जाके आप देख सकते हो कान के बारे में पूरी डिटेल में पूरा समझाया हुआ है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो वहां जाके देख सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये हमारा कान है। कान के मेन पार्ट की बात करें तो कान के 3 पार्ट होते हैं फ्रेंड। एक आउटर ईयर, एक मिडल ईयर, एक इनर ईयर जिसे लेबिरिंथ भी बोला जाता है। आउटर ईयर की हम बात करें तो ये ईयर पिन्ना या इसको हम ओरिकल्स भी बोलते हैं, और ये एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल है। ये दोनों चीजें आउटर ईयर में आती है, ठीक है? उसके बाद टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और यहां पे ये 3 बोन है। क्या है फ्रेंड? कान की हड्डियां हैं, 3 हड्डियां। जो हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है वो इन तीनों हड्डियों में से ही है एक, और उसका नाम है स्टेपिस। तो यहां पे 3 हड्डियां हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस। तो यहां टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्लस ये हड्डियां, जो कान की हड्डियां हैं, ये तीनों मिलके क्या बनाती है? मिडिल ईयर बनाती है, ठीक है? उसके बाद हम बात करें इनर ईयर की। इनर ईयर में मेन हम बात करें, वैसे बहुत सारी चीजें होती है, बट मेन बात करें तो कोक्लिया होता है। ये वाला कोक्लिया होता है जो गोल ऐसे बना हुआ है, ठीक है? और एक सेमी सर्कुलर 3 होती है, 1 2 3, ये सेमी सर्कुलर केनाल है, ठीक है? जो क्या बनाती? इनर ईयर बनाती है, और इसको लेबिरिंथ भी बोला जाता है। आपको पता है हमारा कान क्या काम करता है? सुनने का काम तो करता ही है, उसके साथ साथ हमारा बैलेंस भी मेंटेन करता है। बैलेंस एंड हियरिंग का काम है हमारे कान का, ठीक है फ्रेंड? ये हो गई कान के बारे में छोटी छोटी। और यहां पे ये जो नली दिखाई दे रही है, इधर नेजोफेरिंग्स आ जाती है, और ये इसको बोलते हैं यूस्टिकिन ट्यूब, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे फ्रेंड कान के इंफेक्शन की। तो जो आज की हमारा टॉपिक रहेगा वो है ओटाइटिस एक्सटर्ना। क्या पढ़ेंगे आज हम? ओटाइटिस एक्सटर्ना। तो पहले हेडिंग डाल देते हैं, फिर बात करते हैं। ओटाइटिस एक्सटर्ना। आज हम बात करेंगे फ्रेंड ओटाइटिस एक्सटर्ना। यहां पे देखो फ्रेंड, ओटाइटिस का मतलब, जहां भी मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको फ्रेंड, जहां भी TIS आ जाता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। या ओटी का मतलब, या OTI का मतलब जो है वो कान है फ्रेंड, ठीक है? और टिस का मतलब इन्फ्लामेशन, यानी कान में इन्फ्लामेशन। अब एक्सटर्ना क्या है भाई? एक्सटर्ना मतलब एक्सटर्नल, यानी बाहर का जो कान है, बाहरी कान है। अब मैंने बताया था बाहरी कान में कौन कौन सी चीज आती? ओरिकल्स एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल। तो यानी कि जो कान, जो बाहरी कान है, एक्सटर्नल या आउटर ईयर है, उसका इन्फ्लामेशन ही हम क्या बोलेंगे? ओटाइटिस मीडिया। तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो यहां पे नॉर्मल डेफिनेशन या एक सादा सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो ओटाइटिस मीडिया क्या है? ओटाइटिस मीडिया इज ए inflammation of the outer ear। अब यहां पे यूं बोल सकते हो आप, इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑरिकल्स एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल, ठीक है? यहां पे किसका इन्फ्लामेशन हो रहा है फ्रेंड? आउटर ईयर का इन्फ्लामेशन हो रहा है। आउटर ईयर में क्या क्या आते हैं? हमारे ईयर पिन्ना या ऑरिकल्स एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल। तो इन दोनों में इन्फ्लामेशन होता है। अब यहां पे जो इन्फ्लामेशन है फ्रेंड,
वो विद इन्फेक्शन भी हो सकता है और विदाउट इन्फेक्शन भी हो सकता है। डेफिनेशन समझ में आ गई। अभी ये जो पॉइंट मैंने लिखा विद और विदाउट इन्फेक्शन, इसको समझाऊंगा मैं भी कैसे, ये शब्द मैंने कैसे बोला कि विद एंड विदाउट इन्फेक्शन। यहां पे क्या हो रहा है फ्रेंड, इन्फ्लामेशन हो रहा है हमारे बाहरी कान में। और कब हो सकता है, या तो इन्फेक्शन के साथ हो सकता है एंड विदाउट, बिना इन्फेक्शन के भी हो सकता है। अब यहां थोड़ी सी बात हम बात करें फ्रेंड, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन में थोड़ा सा अंतर है, वो हम बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी अलग हैं, इनके बारे में बात करते हैं। इन्फेक्शन की हम बात करें फ्रेंड, तो जो इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। किन के द्वारा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गन पे या उस पार्ट पे फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, या मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, इन्फेक्शन हो जाता है। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया की वजह से इसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। वायरस, फंगस हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इनको हम बोलते हैं पैथोजन, जिसकी वजह से बीमारी हो रही है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, पैथोजन भी बोलते हैं। अब यहां देखो, ये तो इन्फेक्शन हो गया, इनकी वजह से क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन की वजह से होता है। मान लो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गन पे अटैक किया इन्होंने, तो वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो पैथोजन की वजह से होता है इन्फ्लामेशन, पैथोजन की वजह से भी होता है। कोई वहां पे ट्रोमा हो गया फ्रेंड, ट्रोमा हो गया, कहां भी चोट लगती तो आपको, जब भी चोट लगती तो वहां पे रेडनेस, स्वेलिंग, पेन नहीं होता क्या, तो वो इन्फ्लामेशन के साइन है, 5 कार्डिनल साइन है। तो यहां पे इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो रहा है और ट्रोमा की वजह से भी हो रहा है। कोई केमिकल या कोई इरिटेंट है, उसकी वजह से भी क्या हो गया फ्रेंड, उसकी वजह से भी क्या हो गया, इन्फ्लामेशन। तो यहां पे जो इन्फेक्शन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, और जो इन्फ्लामेशन है वो इन्फेक्शन के द्वारा भी होता है, ट्रोमा के द्वारा भी हो सकता है, केमिकल या इरिटेंट की वजह से भी होता है। तो यहां पे देखो, जो इन्फ्लामेशन होता है मेरे दोस्तों, इन्फ्लामेशन विद इन्फेक्शन भी हो सकता है, यानी कि इनके द्वारा भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा या फंगस के द्वारा। ठीक है, या फिर विदाउट इन्फेक्शन, तो यहां पे विदाउट इन्फेक्शन जैसे ट्रोमा के द्वारा भी हो सकता है, केमिकल या इरिटेंट की वजह से भी हो सकता है। ठीक है ना फ्रेंड, एक बात बताऊं मैं, जो ओटाइटिस मीडिया है ना फ्रेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, ओटाइटिस मीडिया को अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले, स्विमर ईयर के नाम से भी अगर आपसे कोई पूछे कि स्विमर ईयर के बारे में बात करो, या स्विमर्स ईयर को डिस्क्राइब करो, तो वो क्या हो जाएगा, ओटाइटिस मीडिया ही होगा फ्रेंड, सॉरी ओटाइटिस एक्सटर्ना ही होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, स्विमर्स ईयर भी बोलते हैं इसको। यानी कि जो तैरने वाले होते हैं स्विमर, उनके कान या उनमें ये इस इन्फेक्शन के, ओटाइटिस एक्सटर्ना के ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि पानी भर जाता है उनके कान में। जो तैराक होते हैं ना, उनमें ज्यादा चांस होते हैं। वहां पे जो पानी होता है वो हो सकता है कोई उसमें केमिकल मिलाया गया हो, या फिर कंटामिनेटेड हो गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है फ्रेंड, स्विमर्स ईयर। किसकी वजह से हो रहा है, स्विमर्स ईयर हो रहा है, या तो कोई केमिकल हो उस पानी में, या फिर क्या हो, कंटामिनेटेड वाटर हो, वो क्या हो, कंटामिनेटेड वाटर हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड, जो स्विमर हैं, जो तैरते हैं या ज्यादा पानी में रहते हैं, क्योंकि पानी जाएगा कान में, गीला रहेगा, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो वहां पे इंफेक्शन हो सकता है। ठीक है ना,
जिसकी वजह से क्या होगा, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, स्विमर्स ईयर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये होगी नॉर्मल बात ओटाइटिस मीडिया के बारे में। अब यहां हम बात करें कि ओटाइटिस मीडिया है, उसकी इटियोलॉजी क्या है, उसकी कोजेज क्या है। वैसे तो कोजेज आपको पता चली गए, फिर भी आपको मैं यहां पे लिख देता हूं। इटियोलॉजी दिखाई दे रहा है आपको क्लियर फ्रेंड, दिखाई दे रहा है, ठीक। इटियोलॉजी की मैं बात करूं फ्रेंड, इटियोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहले तो यही हो गया कि इसको स्विमर्स ईयर बोलते हैं। तो स्विमर्स ईयर बोलते हैं तो किसी केमिकल की वजह से हो रहा हो, या तो कोई केमिकल की वजह से हो रहा हो, या कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हो रहा हो, कंटामिनेटेड वाटर की वजह से हो रहा हो। केमिकल स्विमर्स ईयर बोलते हैं इसको, तो कोई उस वाटर में केमिकल हो, या फिर वो वाटर ही कंटामिनेटेड हो जो कान में जा रहा है, उसकी वजह से ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है। क्योंकि पानी अंदर तो नहीं जा रहा पर बाहर तो रह सकता है ना, यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल तक तो जा ही सकता है पानी, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है फ्रेंड, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है। उसके बाद ट्रोमा की बात करें, ट्रॉमा कैसे होता है, ट्रोमा यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट, बहुत से होते हैं ना आदि, बैठे बैठे कान में उंगली करने की आदत रहती है, बहुत से के कान में उंगली करने की आदत होती है ना, बैठे बैठे कुछ भी घुसाते रहते हैं, इधर वो बत्ती घुसाई, माचिस की तिल्ली घुसाई, उससे भी ज्यादा नुकीले कोई पिन घुसा दे, कोई और भी चीज घुसाते रहते हैं ना, वैक्स को निकालने के लिए, या थोड़ी बहुत खुजली चल रही तो उसको मिटाने के लिए। तो कान में उंगली नहीं करना चाहिए फ्रेंड, कान में उंगली करोगे तो ट्रोमा हो जाएगा, ट्रोमा हो जाएगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाएगा। तो यहाँ पे दो कारण हो गए, केमिकल एंड कंटामिनेटेड वाटर एंड ट्रोमा। नेक्स्ट हम बात करें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से भी फ्रेंड, यानी कि ये बैक्टीरिया की वजह से, मैंने बताया था अभी विद एंड विदाउट इंफेक्शन, तो यहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है फ्रेंड, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है। बैक्टीरिया की मैं यहां बात करूं, सूडोमोनास एरुगिनोसा, सूडोमोनास कौन सा बैक्टीरिया, सूडोमोनास स्यूडोमोनास एरिगिनोसा, कौन सा बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा, नाम भी तगड़े हैं, स्यूडोमोनास, ध्यान रखना फ्रेंड कौन सा बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास यहां यू आएगा, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा बैक्टीरिया है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है फ्रेंड, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता है। क्या हो सकता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना। उसके बाद फंगस, फंगल इंफेक्शन की वजह से भी क्या हो सकता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो सकता। मीडिया, अगर मीडिया बोल रहा हूं तो माफ करना फ्रेंड, एक्सटर्ना है ये, मीडिया हम बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फंगस कौन कौन सा है, कैंडिडा, कैंडिडा एल्बिकेंस एंड एस्परजिलस, एस्परजिलस, कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा एल्बिकेंस एंड एस्परजिलस, ये फंगस हैं जिसकी वजह से भी क्या हो सकता है फ्रेंड, ये भी क्या बनता है, इटियोलॉजी या कोजेस। इटियोलॉजी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, कोजेस, ध्यान रखना आप, ये क्या होंगे, कोजेस बोलते हैं इनको, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ओटाइटिस एक्सटर्ना हो रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड, ओटाइटिस एक्सटर्ना। कई बार क्या होता है फ्रेंड, जो ये ओटाइटिस एक्सटर्ना है ना फ्रेंड, ये मैलिग्नेंट भी हो जाता है। मैलिग्नेंट मतलब कैंसर, मैलिग्नेंसी हो जाती, कैसा हो जाता है, मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, मैलिग्नेंट दिखाई दे रहा है नीचे का, मैलिग्नेंट ओटाइटिस, ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये किसकी वजह से होता है फ्रेंड, ये हो रहा है स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। जब स्यूडोमोनास का इंफेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है,
जब स्यूडोमोनास का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है तो वो मेलिग्नेंट कंडीशन आ जाती है। ये चांस किसमें बनते हैं फ्रेंड? ये चांस बनते हैं डीएम वाले पेशेंट में, डायबिटीज मेलाइटिस, जिसके भी डायबिटीज मेलाइटिस है, जो शुगर का पेशेंट है, उसके ये चांस बनते हैं। तो ओटाइटिस मीडिया किसमें बदल जाता है? एक मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में, अगर सीवियर मामला हो तो। और इसका कारण क्या बनता है? स्यूडोमोनास एरुजिनोसा जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है। अब यहां पे क्या होता है फ्रेंड, देखो डायबिटीज हुआ, डायबिटीज की वजह से ये इन्फेक्शन हुआ, तो अगर पेशेंट पहले डायबिटिक है और ये इन्फेक्शन भी हो गया तो ये मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाता है। अब यहां पे क्या होता है, ये स्प्रेड होता है। कैंसर तो बहुत भाई साहब बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, बहुत ग्रोथ होती है, मेलिग्नेंट सेल होती है उसकी बहुत ग्रोथ होती है। अब इसका जो स्प्रेड होता है ये कहां फैल जाती है? ये फैल जाती है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड एंड कहां पे? टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन में क्या हो जाता है फ्रेंड? इन्फेक्शन हो जाता है। पैरोटिड बोन, पैरोटिड बोन कहां होती है? पैरोटिड बोन ये हमारे यहां कान के जस्ट सामने होती है, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, एक तो यहां पे पैरोटिड ग्लैंड में इंफेक्शन हो जाता है और थोड़ा सा ऊपर भी फैलता है। ये जो मेलिग्नेंसी होती है तो फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन में इन्फेक्शन होता है, यानी कि ओस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन ऑफ द बोन, बोन में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। बोन क्या हो गई? इन्फेक्टेड। भाई साहब बोन का जो इन्फेक्शन है ना बहुत खतरनाक है। हमारे एक पेशेंट आया था, 5 महीने तक रहा है भाई साहब हॉस्पिटलाइज, खतरनाक, बड़ी मुश्किल से उसका इन्फेक्शन कम हुआ और सही हुआ। ये तो बोन का इन्फेक्शन बहुत खतरनाक होता है, बड़ी मुश्किल से ट्रीट होता है ये। तो यहां पे जो फ्रेंड जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है, अगर मेलिग्नेंट कंडीशन आ जाती है तो स्प्रेड हो जाता है पैराइटॉइड ग्लैंड में और टेम्पोरल बोन में। जब टेम्पोरल बोन में इंफेक्शन होता है या बोन में कोई इंफेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम ओस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है फ्रेंड, ये हो गई इसके कारण। क्या क्या कारण हो गए देखो फ्रेंड, किसकी वजह से हो सकता है ओटाइटिस एक्सटर्ना? केमिकल या कंटामिनेटेड वाटर है, स्विमर्स, जो स्विमर्स होते हैं उनमें ज्यादा चांस बनते हैं। ट्रोमा हो सकता है, यूजिंग शार्प ऑब्जेक्ट, कोई भी बार बार कान में उंगली करता है उसकी ज्यादा चांस बनते हैं। बैक्टीरिया की वजह से हम बात करें तो बैक्टीरिया सूडोमोनास एरुजिनोसा की वजह से होता है। फंगस की बात करें कैंडिडा एल्बिकेंस एंड एस्परजिलस की वजह से होता है। अगर ये मामला सीरियस हो जाता है ओटाइटिस एक्सटर्ना तो क्या होता है? मेलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में बदल जाता है। ये किसकी वजह से हो रहा है? सीरियस इन्फेक्शन किसका? सीवियर इन्फेक्शन, सॉरी सीरियस नहीं, सीवियर इन्फेक्शन सूडोमोनास एरुजिनोसा। पेशेंट अगर डायबिटिक हो उसमें ज्यादा चांस बनते हैं। ठीक है, स्प्रेड हो जाता है ये कहां पे? पैरोटिड ग्लैंड में और टेम्पोरल बोन में चल जाता है। जब बोन में इंफेक्शन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ओस्टियोमाइलाइटिस। ठीक है फ्रेंड, ये हो गए कारण किसके? ओटाइटिस एक्सटर्ना के। अब यहां हम बात करें फ्रेंड कि जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है उसको, उसका पता लगाने के लिए हम क्या करें? ये तो कोज पता चल गई इनकी वजह से हो रहा है, पर डायग्नोस्टिक स्टडी की बात करें। अब हम बात करें डायग्नोस्टिक स्टडी। जब भी डॉक्टर के पास जाओगे आप, इसमें किस डॉक्टर के पास जाओगे? ईएनटी वाले के पास। ठीक है ना फ्रेंड, कान की प्रॉब्लम है तो ईएनटी वालों के पास जाओगे। तो ईएनटी वाला डॉक्टर क्या करेगा? फिर आपका एग्जामिनेशन करेगा, आपकी टेस्ट करवाएगा। ठीक है, जांचें करवाएगा, कौन कौन सी जांचें करवाएगा और कौन कौन से टेस्ट करवाएगा वो यहां पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड, हेडिंग डाल देता हूं पहले, डायग्नोस्टिक टेस्ट या डायग्नोस्टिक स्टडी। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है। सबसे पहले डॉक्टर जब पेशेंट जाएगा तो क्या करेगा? फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या करेगा फ्रेंड? फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन, जो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या करेगा वो? फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेगा फ्रेंड? ओटोस्कोपी, ओटोस्कोपी, ओटोस्कोपी,
इसमें किसको देखा जाता है? कान को। कान का क्या किया जाता है? इसमें असेसमेंट किया जाता है। कान का क्या किया जाता है? या असेसमेंट बोलो या एग्जामिनेशन बोलो, असेसमेंट नहीं बोलो, एग्जामिनेशन बोलो तो अच्छी शब्द है एग्जामिनेशन। वो क्या कान को एग्जामिन करेगा, किसकी सहायता से? ओटोस्कोप से। ओटोस्कोप से वो क्या करेगा फ्रेंड? आपके कान को चेक करेगा, कान में क्या इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग हो रही है, वहां पे ब्लॉकेज तो नहीं हो गया इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, ठीक है, क्या दिक्कत आ रही, वो सारी चीजें इसमें ओटोस्कोपी में देखा जाएगा। उसके बाद एक तो हो गई ओटोस्कोपी फिजिकल एग्जामिनेशन में, दूसरी ट्यूनिंग 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 फोर्क टेस्ट। ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट क्या होता है? ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट, ट्यूनिंग नहीं, ट्यूनिंग, NING, ट्यूनिंग ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट। इसमें क्या होता है? हियरिंग को असेस किया जाता है। किसको? असेस द हियरिंग। हियरिंग को कि भाई सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा, बिल्कुल बहरा तो नहीं हो गया पेशेंट। इसमें ट्यूनिंग फोर्क का यूज किया जाता है। ट्यूनिंग फोर्क एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा यू शेप का होता है, मेटल का बना होता है, ऐसे बना होता है, ऐसे हाथ में पकड़ के उसको किसी में मार के, लकड़ी में मार के कान पे सुनो, तन तन से आवाज आएगी। अभी मैं बता दूंगा उसको ना, तन से आवाज आएगी। तो ये होता है ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट, जिसकी वजह से हम क्या चेक करते हैं? हियरिंग को असेस करते हैं, भाई प्रॉपर सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा। उसके बाद क्या करेगा? पाल्पेशन। पाल्पेशन, पाल्पेट करेगा वो किसको? कान को चेक करेगा, अंदर तक भी देख सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को चेक कर सकता है, ठीक है, यहां भी देख सकता है कि कोई स्वेलिंग तो नहीं है, इन्फ्लामेशन तो नहीं है, टेंडरनेस तो नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीजें देखी जाएगी। ये होगी फिजिकल एग्जामिनेशन में। ये किस में आ गई फ्रेंड? फिजिकल एग्जामिनेशन में आ गई। दूसरी हम बात करें, ये हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन। दूसरी हम बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद दूसरा क्या करेगा भाई? दूसरा वो करेगा कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट। कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट किसका करेगा? कान का करना है तो क्या करेगा? वहां पे जो डिस्चार्ज होगा, कान में क्या होगा? जो भी इन्फ्लामेशन होगा तो डिस्चार्ज पक्का आएगा, पुरुलेंट आएगा, बैक्टीरिया है तो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पुरुलेंट डिस्चार्ज है, उसका क्या करेगा? वो स्वाब कल्चर लेगा। क्या लेगा फ्रेंड? स्वाब कल्चर लेगा। क्या लेगा? स्वैब कल्चर। यानी कि वो जो पस आ रही है फ्रेंड, पस है या जो भी ड्रेनेज आ रहा है, इन्फेक्टेड ड्रेनेज आ रहा है, उसका क्या करवाना है? सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना है, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, यानी कल्चर भेजना है उसका, ठीक है फ्रेंड। क्या भेजना है? कल्चर भेजना। उसके बाद सीटी स्कैन, सीटी स्कैन करवाएंगे। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन, सीटी स्कैन पता है ना आपको फ्रेंड? सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या है? सीटी की फुल फॉर्म क्या है पता है आपको? सीटी की फुल फॉर्म कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी इसकी फुल फॉर्म है, कंप्यूटराइज्ड है ये, ठीक है ना। सीटी स्कैन भी आप नाम सुना होगा, भी नए नए जमाने में अलग अलग, पहले सीटी स्कैन की बात करते थे कि हम सीटी स्कैन करवाना है भाई, पर अब आजकल क्या है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की सीटी स्कैन होगी, जैसे सीईसीटी, सीईसीटी, एक होती है एचआरसीटी, ठीक है, ये दो आपने सुना होगा। सीईसीटी का मतलब होता है इसमें कॉन्ट्रास्ट, कौन इसमें किसका यूज किया जाता है? कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये तो हो गई सीसीटी की फुल फॉर्म। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट पिलाते हैं, जिससे क्या है, वो कॉन्ट्रास्ट एक तरह से डाई जैसा होता होगा, शायद डाई जैसा होता है, उससे क्या है पूरी पिक्चर बन जाती है। जिस भी जगह का लेना है हमें, अगर उसको पिलाते हैं या आईवी इंजेक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट देते हैं फ्रेंड। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात करें तो वो तो ओरल देते होंगे, फिर आईवी भी देते हैं, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है। कॉन्ट्रास्ट देते हैं तो कॉन्ट्रास्ट क्या करता है फ्रेंड? किडनी को अफेक्ट करता है,
किडनी को अफेक्ट करता है। तो इसलिए जब भी सीईसीटी करवाते हैं, कॉन्ट्रास्ट वाली सीईसीटी यानी सीईसीटी कॉन्ट्रास्ट वाली सीटी करवाते हैं, तो उसमें क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन क्या है, अगर आपका क्रिएटिनिन 1 से कम है तो मतलब आपकी किडनी हेल्दी है, ठीक है ना। 1 से कम होना चाहिए आपका क्रिएट, तो हमेशा क्रिएट देखा जाता है। पहले से आपका 2-3 क्रिएट आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है, तो और बढ़ा देगी किडनी को और बीमार कर देगी, ठीक है ना। एचआरसीटी की बात करें, ये भी सीटी मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है, बट एचआर का मतलब होता है हाई रिजोल्यूशन। आप देखते हो ना कैमरा में, फोटो में, हाई रिजोल्यूशन, अच्छा मतलब क्लियर आए एकदम, हाई रिजोल्यूशन, अच्छी हिंदी का तो मुझे पता नहीं रिजोल्यूशन को क्या बोलते हैं, अच्छा प्रतिबिंब बने, ऐसा हो सकता है शायद, अच्छी क्वालिटी वाली पिक्चर बने। तो जो सीटी तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी है वो हाई रिजोल्यूशन अच्छी वाली, तो ये एडवांस वाली हो गई, ठीक है। इसमें सारी चीजें अच्छी मतलब अच्छी तरह से दिख जाती है, अच्छी तरह से जो भी ऑर्गन है उसको अच्छी तरह से एग्जामिन कर पाती है, उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छी तरह से देख पाती है, ठीक है फ्रेंड। ये हो गए। यहां पे अगर पेशेंट डायबिटिक हैं तो ब्लड टेस्ट भी करवाएं, क्योंकि डायबिटीज भी एक कारण बन रहा है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना का। तो यहां पे ब्लड टेस्ट की मैं बात करूं तो ब्लड टेस्ट में क्या करवाओगे फ्रेंड, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्लड शुगर। क्या कराएंगे, ब्लड शुगर करवा देंगे, ठीक है, ब्लड शुगर करवा देंगे। अब यहां पे देखो ब्लड शुगर करवा देंगे, उसके बाद अगर मेलिग्नेंट है, टेम्पोरल बोन में इंफेक्शन हो रहा है, पैरोटिड ग्लैंड में इंफेक्शन हो रहा है, तो ब्रेन में भी वो फैल सकता है फ्रेंड, चांस है उसके। कान पूरा एक क्या है ये, अगर यहां पे कोई दिक्कत हो, कान का संबंध ब्रेन से है, ठीक है ना, पूरा आंख नाक कान गला, तो हो सकता है कोई न्यूरोलॉजिकल चेंजेज हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल, अगर मेलिग्नेंसी है, कैंसर जैसी कोई स्थिति है, तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करवा दो। क्या करवा दो, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरो वाले डॉक्टर को दिखा दो, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा दो, वो क्या क्या जांचे की एडवाइस करता है, वो सारी चीजें करवा दो। तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है फ्रेंड ओटाइटिस एक्सटर्ना में, ये चीजें हमें करवानी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे मेरे दोस्तों, क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या साइन सिम्टम्स आएंगे। तो हम बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन समझते हो ना आप, क्या क्या उसको लक्षण दिखेंगे मेरे दोस्तों, क्या दिखेंगे, लक्षण, क्या दिखेंगे, लक्षण, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, ज्यादा लंबी तो नहीं होगी क्लास, चलो। क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे फ्रेंड, लक्षण की बात करें, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। देखो भाई साहब, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जब भी कोई भी इंफ्लामेशन होता है तो 5 चीजें होगी, 5 कार्डिनल साइन होंगे, पेन होगा, रेडनेस आएगी, स्वेलिंग होगी और वार्म हो जाएगी, वो फीवर होंगे, फीवर के चांस बनते हैं। तो यहां पे देखो, पेन होगा, ईयर पेन, क्या होगा, ईयर पेन, इसको बोलते हैं ओटालजिया। क्या बोलते हैं फ्रेंड, ईयर पेन को हम क्या बोलते हैं, ओटालजिया। क्या बोलते हैं, ओटालजिया, ये ध्यान रखना। ईयर पेन होगा, और क्या होगी वहां पे, ईयर पेन होगा, फीवर आ सकता है, पेन हो गया, फीवर हो गया, स्वेलिंग, रेडनेस तो आएगी, सही, रेडनेस भी आएगी, ठीक है। पूरा कान लाल हो जाएगा, लाल के बाद फिर पस पड़ती तो पीला बाद में होता है, तो रेडनेस आ जाएगी, क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। अगर देखो इसमें स्वेलिंग आती है, किसमें, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में स्वेलिंग आ गई, तो यानी कि चांस क्या बन रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में स्वेलिंग आ गई तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के ब्लॉकेज होने के चांस हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। तो क्या दिक्कत हो सकती है, हियरिंग प्रॉब्लम हो जाएगी,
सुनने में दिक्कत हो जाएगी, हियरिंग प्रॉब्लम्स। क्या होगी मेरे दोस्तों? सुनने में दिक्कत हो जाएगी। ईयर पेन हो गया, फीवर हो गया, रेडनेस, स्वेलिंग आएगी आएगी। और ये सारी चीजें आने के बाद जो भी ऑर्गन जो काम कर रहा है वो, तो मैंने बोला था लॉस ऑफ फंक्शन, तो ये फंक्शन लॉस कर सकता है, तो हियरिंग लॉस हो सकती है, परमानेंटली नहीं। अगर स्वेलिंग सही हो जाए तो फिर परमानेंटली, अगर ज्यादा इंफेक्शन फैल जाता है जैसे मैलिग्नेंसी टाइप का हो जाता है तो हो सकता है परमानेंट भी जा सकता है। क्या हो सकता है? परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है। जब पेन होगा फ्रेंड, यहां पे ओटालजिया, ओटालजिया होगा तो डिफिकल्टी इन चेविंग। ठीक है, क्योंकि यहां पे जॉइंट है टेम्पोरल, कौन सा? टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट। तो यहां पे अगर स्वेलिंग है, इधर से पूरा रेडनेस आ रही, इन्फ्लामेशन हो गया यहाँ पे, तो जब हम चेविंग करेंगे तो यहाँ पे पेन होगा, ईयर पेन या डिस्कम्फर्ट होगा, बहुत ज्यादा चबाने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसको अगर हिलाएंगे ईयर पिन्ना कोरिकल्स को तो बहुत ज्यादा दर्द होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज या ड्रेनेज, बदबूदार। अगर कान में बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए फ्रेंड, समझ जाना चाहिए। ठीक है ना, आपको समझने का मतलब है आपको ईएनटी डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर कोई भी प्यूरुलेंट बहुत बहुत बदबूदार निकलती है। एक वैक्स की अलग बात होती है, पर वैक्स के साथ साथ अगर प्यूरुलेंट एकदम पीला पीला एकदम बदबूदार कोई चीज निकल रही है तो आपको पक्का डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो प्यूरुलेंट डिस्चार्ज हो गया, ये तो होंगे ही सही फ्रेंड। एक हो सकता है इचिंग, इचिंग भी होगी क्योंकि इन्फेक्शन है तो इचिंग भी होगी। ठीक है ना, इन्फ्लामेशन है तो। ठीक है, ये तो हो गया, ये सारे तो आएंगे आएंगे। कई बार क्या होता है कुछ और आते हैं, कम आते हैं, जैसे कि टीनिटस, किसी पेशेंट में आ सकते हैं किसी में नहीं आ सकते, पर ये तो सब में आएंगे। ईयर पेन होगा, फीवर, रेडनेस, स्वेलिंग, प्यूरुलेंट डिस्चार्ज एंड इचिंग, ये तो सब में होंगे। टीनिटस, टीनिटस का मतलब होता है कानों में घंटियों का बजना। ऐसा लगता है कि पेशेंट को यार मेरे कानों में घंटियां बज रही है, वो चाहते हैं ना मरीज मेरे कानों में घंटियां बज रही है, ओए चक्कर आ रहा है, हाँ, कानों में घंटियां बजेगी और चक्कर आएगी। वर्टिगो, वर्टिगो, वर्टिगो क्या बोलते हैं? चक्कर आना। एक फेंटिंग होता है, वर्टिग्रो वर्टिब्रो वर्टिगो होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो यहां पे वर्टिगो होगा, सर चकराएगा। ठीक है, टीनिटस हो गया, वर्टिगो हो गया, और क्या? हियरिंग लॉस हो सकती है फ्रेंड, फ्रेंड परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकती है। हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस। तो ये तीन है जो साइन सिम्टम्स है, टीनिटस, वर्टिगो एंड हियरिंग लॉस। ये कम चांस है, लेस कॉमन होते हैं, मतलब ज्यादा कॉमनली ये होते हैं। ये तो आएंगे आएंगे, ये सारे साइन सिम्टम्स तो आएंगे आएंगे जब ओटाइटिस एक्सटर्ना है। तो ये थोड़े से आ भी जाए न भी आए, किसी में आ भी जाए। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये हो गए फ्रेंड, क्या हो गए? ये साइन सिम्टम्स हो गए, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गया। ठीक है, हाँ उसमें एक और भूल गया मैं यार, एमआरआई, जो मैंने बताया था ना अभी डायग्नोस्टिक स्टडी, उसमें एमआरआई भी करा सकते हैं। या एमआरआई बताने का मतलब है कि आपको एमआरआई की फुल फॉर्म होनी चाहिए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है ना, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, किसका? एमआरआई का। ठीक है फ्रेंड, अब आप बात करें ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट देंगे भाई साहब? ट्रीटमेंट तो कोई सर्जरी वर्जरी की इसमें आवश्यकता नहीं है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, या ट्रीटमेंट लिख दूं मैं, सही रहेगा ना? मैनेजमेंट का भी मतलब वही होता है कि किस प्रकार हम इसको ठीक करें, ओटाइटिस एक्सटर्ना को, क्या क्या दवाइयां लें और क्या क्या सावधानियां रखें। ठीक है, तो यहां पे 4-5 चीजें उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें मैनेजमेंट, यहां लिख देता हूं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे हम, मैंने बताया था
प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। ऐसा करें कि ये ओटाइटिस एक्सटर्न ना हो ही नहीं, जो कारण है उनसे बचें। ठीक है, तो क्या क्या कारण है, तो उनसे बचेंगे तो सबसे पहले प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे। उसके बाद बैक्टीरिया से हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल। एंटीबायोटिक्स, कौन सी एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे, वो भी यहां। फंगस की वजह से भी हो रहा है तो कौन सी एंटी फंगल ड्रग्स यूज करेंगे, एंटी फंगल ड्रग्स यूज करेंगे। ठीक है, दर्द भी हो रहा है तो कौन सी एनाल्जेसिक्स, कौन सी एनाल्जेसिक्स यूज करेंगे। ठीक है, और एक और है मैं भी बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन सबसे पहला कारण क्या बन रहा है, कंटामिनेटेड वाटर और केमिकल। तो जब भी स्विमर्स ईयर हैं तो स्विमर को होता है, तो स्विमिंग करने वाला अगर बंदा स्विमिंग करता है तो उसको कानों में प्लग लगा लेना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए, जब स्विमिंग करता है यूज ईयर प्लग, कानों में ईयर प्लग का यूज करें, जिससे क्या है वो कान में पानी नहीं जाए। अगर पानी चला भी जाता है तो एक साइड को क्या करना है, टर्न करना है। एक साइड को क्या कर देना है फ्रेंड, टर्न हेड टू ईच साइड। हेड को ऐसे करोगे तो जो पानी गया है, टर्न हेड टू ईच साइड। कैसे, जैसे पहले इधर कर लो थोड़ा सा 10-5 सेकंड इधर कर लो तो पानी निकल जाएगा। पानी क्या हो जाएगा फ्रेंड, निकल जाएगा। दूसरा क्या कारण बन रहा था, ट्रोमा। ये तो हो गया एक कारण, जो स्विमिंग करने वाला बंदा है उसको करने हैं। ठीक है, दूसरा क्या कारण बन रहा था, ट्रोमा। ट्रोमा कैसे हो रहा था, कान में उंगली डालने से। तो मत डालो ना भाई कान में उंगली, कोई भी ऐसी चीज मत डालो जिससे ट्रोमा होने के चांस हो। डू नॉट पुट एनीथिंग या डू नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट। तो डू नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर। कान में ऐसी चीजें डालो ही मत हो ना, क्यों डालना। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो रही डॉक्टर को दिखा दो। ठीक है, पर आदत है डालने की, डालो तो थोड़ी सॉफ्ट रुई का यूज कर लो, थोड़ा सा निकाल लो अगर वैक्स निकालनी हो तो। ठीक है ना, पर शार्प इंस्ट्रूमेंट डालोगे कुछ या शार्प ऑब्जेक्ट डालोगे तो फ्रेंड क्या होगा, क्या होगा, ट्रोमा होगा। इचिंग, मान लो कोई इचिंग हो रही है, इचिंग हो रही है तो आपको ईएनटी वाले से कंसल्ट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इचिंग को, कान में जो इचिंग हो रही है ना उसको सीरियसली ले लेना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड, मेरे साथ भी हुआ है, मैंने सीरियसली नहीं लिया था तो मामला बिगड़ गया था। ठीक है ना, मेरे साथ नहीं, मदर के साथ हुआ था इचिंग। ठीक है ना, तो आपको ईएनटी वाले डॉक्टर के पास जाना है और कंसल्ट करना है कि साहब कान में खुजली चल रही, क्या करो, जो भी ट्रीटमेंट। तो ये प्रिवेंशन है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, हो सके जितना हो सके कान को ड्राई रखो। जब भी नहाते हो तो नहाने के बाद अच्छी तरह उसको, पानी है उसको निकालना चाहिए। ठीक है ना, ड्राई रखना चाहिए कान को, क्या रखना चाहिए, ड्राई, टू कैप ड्राई ईयर। ईयर को, कान को क्या रखना चाहिए फ्रेंड, बिल्कुल ड्राई रखना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए प्रिवेंशन, ये बचाव करना चाहिए मैं। ठीक है, ये प्रिवेंशन की बात हो गई। अब हम बात करें फ्रेंड, हम बात करें एंटीबायोटिक्स, कौन सी एंटीबायोटिक लें। एंटीबायोटिक की मैं बात करूं, सबसे मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक जो यूज होती है वो है सिप्लॉक्स, या इसको सिप्लॉक्स या सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी बोलते हैं। ठीक है, ये ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, को टेबलेट फॉर्म में नहीं, ईयर ड्रॉप, टॉपिकल। ठीक है, और ऑफ्लॉक्स, ऑफ्लॉक्स बोले तो ऑफ्लॉक्सेसिन। ठीक है, एक और ड्रग है जो क्या होती है, कॉम्बिनेशन में आती है, पोलीमाइक्सिन बी। कौन सी आती है, पोलीमाइक्सिन बी
प्लस नियोमाइसिन, नियोमाइसिन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन, ये स्टेरॉइड है हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है, ये एंटीफंगल है दोनों, ठीक है ना फ्रेंड। तो ये कॉम्बिनेशन में आती है पोलीमाइक्सिन बी, नियोमाइसिन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन। तो ये 3 ड्रग हैं एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज करनी चाहिए। उसके बाद एंटीफंगल क्या करेंगे, एंटीफंगल में फ्लूकोनाजोल, फ्लूकानाजोल, ये ड्रॉप या ईयर ऑइंटमेंट भी यूज कर सकते हैं। फ्लूकानाजोल वैसे ड्रॉप ही यूज, क्योंकि ड्रॉप ही जाएगी अंदर, ठीक है ना। फ्लूकानाजोल और क्लोट्राइमेजोल, क्लोट्राइमेजोल 1%, क्लोट्राइमेजोल 1% सॉल्यूशन वाला, ठीक है ना। तो ये दो ड्रग्स हैं, टॉपिकली हैं, एंटीफंगल ड्रग्स हैं। एनाल्जेसिक्स की मैं बात करूं फ्रेंड, एनाल्जेसिक्स में आइबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन, ये 2 पेन किलर हैं, ठीक है, ठीक है, इनका यूज कर सकते हैं। और क्या करेंगे, और एक और चीज कर सकते हैं फ्रेंड, अगर मान लो बहुत ज्यादा ड्रेनेज आ रहा है, बहुत ज्यादा पुरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा है, तो क्या करेंगे, एक और करेंगे माइक्रोसक्शन, माइक्रोसक्शन, क्योंकि डिस्चार्ज आएगा तो ज्यादा गीला रहेगा, गीला रहेगा तो वहां पे फिर क्या है, क्योंकि मॉइस्ट इन्वायरमेंट ही क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ावा देता है, ठीक है ना फ्रेंड, पैथोजन को बढ़ावा देता है। जो सक्शन कर लेंगे तो वहां पे ड्राई हो जाएगा, तो सक्शन करेंगे, कब करेंगे, इफ एक्सेसिव ड्रेनेज, ठीक है फ्रेंड, एक्सेसिव ड्रेनेज। अगर इस कंडीशन में पेशेंट कोई हॉस्पिटलाइज होता है तब नर्सिंग मैनेजमेंट आता है, तो ठीक है ना। नर्सिंग मैनेजमेंट वही प्रिवेंशन का ध्यान रखना है, प्रॉपर नर्सिंग मैनेजमेंट की मैं बात करूं फ्रेंड, तो हमने को लिखना है, वो नर्सिंग केयर प्लान पूछे वो अलग बात है, आप लिख सकते हो, ठीक है ना। मेन चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है, टाइम पे एंटीबायोटिक देनी है, कान को गीला नहीं रखना, नहाते समय उसके कान में रुई रख दो या ईयर प्लग रख दो, ठीक है ना फ्रेंड, और प्रॉपर एंटीबायोटिक ये सारी ड्रग्स दो उसको, क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है। वो डिस्चार्ज प्रूलेंट डिस्चार्ज है, वो अगर बेड पिलो कवर में लगता है तो दूसरे कान में भी चांस बढ़ेंगे, तो पिलो कवर को रेगुलरली चेंज करना है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, नर्सिंग मैनेजमेंट को इतना वो नहीं है, आप लिख सकते हो, जैसे कि जैसे जैसे वो आते हैं ना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, उसके हिसाब से भी लिख सकते हो आप, क्या क्या साइन सिम्टम है उस हिसाब से उसको दे सकते हो, कि जैसे पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स दे दी, ठीक है, थोड़ी उससे आईपीआर अच्छे मेंटेन करे, थोड़ी देर उससे बात की तो उसका दर्द बढ़ जाता है, ठीक है ना फ्रेंड। तो फ्रेंड ये हो गया ओटाइटिस एक्सटर्ना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया, फिर उसके बाद करेंगे ओटाइटिस इंटरना, फिर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जो भी मेन पढ़ेंगे, ठीक है ना, जो भी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।